हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ माइंड्स। पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर 4 कवर किया था, जिसमें हमने सेक्शन 10, 11 एंड 12 पढ़े थे हिंदू लॉ के। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 कंप्लीट, क्योंकि सेक्शन 13 का पार्ट है डाइवोर्स है, ये बड़ा टॉपिक है तो इसको हमें पढ़ने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम डाइवोर्स का जो सेक्शन है उसके शुरू होने से पहले डाइवोर्स की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि डाइवोर्स सबसे पहले कहाँ रिकॉग्नाइज्ड हुआ था। तो डाइवोर्स सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड हुआ था 1857 में इंग्लैंड में। डाइवोर्स रिकॉग्नाइज्ड हुआ था पहली बार। और डाइवोर्स को पनिशमेंट की तरह दिया जाता था इन 4 क्राइम्स में, जैसे किसी ने अडल्ट्री करी, क्रुएल्टी करी, शादी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी, तो डाइवोर्स एज अ पनिशमेंट उस टाइम पे यूज किया जाता था। और अगर मैरिटल रेप, पहले माइनर की भी शादी हो जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था, माइनर मेजर एज नहीं थी, तो मैरिटल रेप अगर कोई करता था अपनी वाइफ के साथ और उसकी वाइफ माइनर होती थी तो उसको एज अ पनिशमेंट डाइवोर्स दिया जाता था। उसके बाद डाइवोर्स इज मतलब इसको एक पनिशमेंट की तरह यूज किया जाता था। अब हम थोड़ी सी इसकी वो देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं डाइवोर्स की। तो डाइवोर्स की थ्योरी है गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स के अंदर ही आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेक्रिमिनेशन। ठीक है, इफ द पेटिशन इज प्रेजेंटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिस्पोंडेंट अडल्ट्री एंड इफ इट इज established that petitioner is also guilty of adultery, then the petitioner cannot be allowed divorce. petitioner कह रहा है कि रिस्पोंडेंट से मेरे को क्या चाहिए, डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि वो अडल्ट्री है। और ये साबित हो गया कि जो पेटिशनर है वो खुद भी अडल्ट्री करता है, वो खुद भी मतलब कि किसी और के साथ अफेयर करता है, तो उसको फिर डाइवोर्स की पेटिशन उसकी खारिज हो जाएगी, क्योंकि भाई तुम जो खुद अपराध कर रहे हो तुम उसके लिए दूसरे को डाइवोर्स कैसे दे सकते हो। In early law of England, in most of the Commonwealth countries and in most states of USA, offense theory was considered most appropriate. इसमें फिर एक offense theory भी आई है और इंग्लैंड में उसको ज्यादा अप्रोप्रिएट। अगर कोई भी एक पार्टी मैट्रिमोनियल ऑफेंस करती है और दो एक एक गिल्टी होती है, एक इनोसेंट होती है, तो इंग्लिश लॉ ने इस थ्योरी को अब अबैंडन कर दिया, मतलब कि अब हटा दिया है। ये थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी थी? ऑफेंस थ्योरी। ऑफेंस थ्योरी में क्या होता है, एक पार्टी इनोसेंट होती है और एक पार्टी गिल्टी होती है, तो ये होती है ऑफेंस थ्योरी। अब इस थ्योरी को हटा दिया गया है, इस पे भी डाइवोर्स दे दिया जाता था पहले। अब हम चलते हैं कि डाइवोर्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइवोर्स। तो डाइवोर्स होते हैं 3 टाइप्स के डाइवोर्स होते हैं। एक होते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स, जिसमें एक पार्टी मान रही है, ठीक है, डाइवोर्स ले लेते, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो मना कर रही है। पेटिशनर मान रहा है, रिस्पोंडेंट नहीं मान रहा, दोनों मतलब कि ऐसे किसी भी केस में हो सकता है। एक पार्टी मान रही है, एक नहीं मान रही है, तो फिर वो केस करती है कि मुझे इससे डाइवोर्स चाहिए, तो वो क्या हो गया, कंटेस्टेड डाइवोर्स हो गया। फिर आता है हमारा म्यूचुअल कॉन्सेंट डाइवोर्स, जिसमें दोनों पार्टी की सहमति है कि हम दोनों को डाइवोर्स चाहिए, तो फिर इसमें दोनों पार्टीज को डाइवोर्स मिल जाता है। फिर एक आता है डाइवोर्स बाय irretrievable breakdown of marriage under article 142 clause 1 of the constitution। ये पावर होती है कोर्ट्स के बाद कि भाई एक शादी इस मोड पे पहुंच चुकी है कि अब ये जुड़ ही नहीं सकती, तो उसमें कोर्ट को एक वो दे दिया जाता है, एक कोर्ट के पास पावर होती है आर्टिकल 142 क्लॉज 1 के अंदर, कि वो डाइवोर्स इस ग्राउंड पे ग्रांट कर सकती है कि भाई अब शादी इतनी टूट चुकी है, इतना रिश्ता खत्म हो चुका है कि अब शादी का जुड़ने का कोई वही नहीं है, स्कोप ही नहीं है, तो फिर इस ग्राउंड पे डाइवोर्स दे दिया जाता है। आजकल म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी बेंगलुरु का एक केस था जिसमें वाइफ इंजीनियर थी और हस्बैंड भी इंजीनियर था, तो दोनों इंजीनियर थे, दोनों की जॉब इतनी ज्यादा हेक्टिक थी कि दोनों रात को 10-10 बजे तक काम करते थे, तो दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया चलो हम डाइवोर्स ले लेते, तो वो कोर्ट में डाइवोर्स लेने गए। तो वो जब कोर्ट में डाइवोर्स लेने जाते हैं तो कोर्ट भी यही कहता है कि आप तो साथ रह ही नहीं सकते, जब आप एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे तो आप एक दूसरे को समझोगे कैसे, तो फिर ये शादी चल ही नहीं सकती। तो आजकल जो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स है ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, कोर्ट भी इस चीज को समझ रही है कि जब तुम शादी को उसको नहीं निभा सकते, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तो शादी चलेगी कैसे, क्योंकि शादी में दो इंसानों का एक दूसरे को समझना जरूरी होता है, ये कोर्ट ने कहा था। अभी बेंगलुरु की एक जजमेंट आई थी उसमें।
अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 13 में ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स के कौन कौन से ग्राउंड्स है डाइवोर्स के जिसमें कंटेस्टेड डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो सबसे पहला ग्राउंड है अडल्ट्री। मतलब कि देखो, आपने ये तो पढ़ा होगा कि अडल्ट्री तो मैम अब क्राइम हट गया। बेशक अडल्ट्री अब क्राइम हट गया, बट ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट्री यू कैन टेक द डाइवोर्स। और अगर अडल्ट्री की वजह से कोई किसी की सुसाइड करता है, यानी कि उसका पति भाई कहीं और चक्कर चला रहा है, उसकी पत्नी कहीं और अफेयर है, तो उसकी वजह से हस्बैंड या वाइफ कोई सुसाइड कर लेता है, तो दैट पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड। तो अडल्ट्री तो हट गया कि तुम्हें उस क्राइम के लिए सजा नहीं मिलेगी, बट उससे जुड़े हुए जो चीजें उसके नहीं मिलेगी। बेशक अडल्ट्री अब ऑफेंस नहीं है, बट इट इज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। ठीक है। तो सेक्शुअल इंटरकोर्स आउटसाइड मैरिज, section 497 of IPC is of adultery, though it is not an offense, but it is a ground of divorce under Hindu Marriage Act. अगला है अगला क्या है, क्रुएल्टी, फिजिकल मेंटल मोस्ट कॉमन ग्राउंड फॉर डाइवर्स। तुम क्रुएल्टी उसको किसी भी चीज की दे रहे हो, तुम फिजिकली दे रहे हो, उसको मार रहे हो, ये नहीं जरूरी कि तुम खाली मार रहे हो तो वो क्रुएल्टी में, तुम मेंटली उसको टॉर्चर कर रहे हो। इस इतना तुमने उसको मेंटली टॉर्चर कर दिया कि दैट शी कैन नॉट लिव फर्दर और दैट ही कैन नॉट लिव फर्दर, वो नहीं ले रह सकता। ये केस है, इसमें बिल्कुल ये थ्योरी दी है जो मैंने आपको बताई है कि इस तरीके की तुमने उसके साथ क्रुएल्टी कर दी कि वो डर रहे हैं तुम्हारे साथ रहने से। इस केस में ये कहा है दास्ताने वर्सेस दास्ताने। ठीक है। अब अगला है डिसर्शन, कंप्लीट अबॉर्टमेंट ऑफ स्पाउस फॉर मिनिमम 2 ईयर। तुम्हारे 2 साल तक शादी के कोई भी रिश्ते नहीं है एक दूसरे से, कैसे भी मैरिटल रिलेशंस तुम्हारे एक दूसरे से नहीं है। कन्वर्जन, कोई भी एक हिंदुइज्म को छोड़ देता है और दूसरे रिलीजन अपना देता है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो फिर वो जो आदमी है या औरत है उस इंसान से डाइवोर्स ले सकती है जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। अब है अनसाउंडनेस ऑफ मैरिज, एक ऐसे तरीके की तुम्हें डिसीज हो जाती है जो ठीक ही नहीं हो सकती है, इनक्यूरेबल एक्सट्रीमली। ठीक है, इतनी ग्रेव हो जाती है शादी के बाद, तो उस ग्राउंड पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। इसके एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, शीजोफेरेनिया। अगला आता है लेप्रेसी, इट इज स्किन रिलेटेड डिजीज। तो इसका ये होता है कि वो स्किन रिलेटेड डिजीज एनी ऐसी होनी चाहिए कि वो क्यूरेबल, मतलब कि वो ठीक हो ही नहीं सकती, उसका कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, बट जो इसमें एग्जाम्पल दे रखा था ना लेप्रेसी का, कि लेप्रेसी स्किन की डिजीज है, उसका नाम दे रखा था इट शुड बी इनक्यूरेबल होनी चाहिए, बट अब क्या हो गया, वो डिजीज क्यूरेबल हो गई है। तब ये ग्राउंड तो फिर अब यूजलेस हो गया, क्योंकि अब तो वो उस चीज का, उस डिजीज का इलाज हो सकता है, मतलब कि उस चीज का वो ट्रीटमेंट हो सकता है, तो फिर अब तो ये ग्राउंड नॉनलेस हो गया। अब अगला हम चलते वन रियल डिसीज, कोई ऐसे डिसीज जो सेक्सुअल ऑर्गन से होती है और जो इतनी ग्रेव और सीरियस और जो फैल सकती है, तो वो किस में आएगा, इस ग्राउंड पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। अब इसमें एक है HIV एड्स। अब आप कहोगे मैम कोरोना भी तो कम्युनिकेबल है, तो अगर आप इस चीज को, मेरे चार्ट को ध्यान से देखोगे तो ग्रेव प्लस सीरियस, ग्रेव और सीरियस होनी चाहिए और कम्युनिकेबल होनी चाहिए और रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑर्गन्स होनी चाहिए। अब कोरोना क्या है, कोरोना क्या है, कोरोना सिर्फ कम्युनिकेबल है, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड है, और इतना ग्रेव और सीरियस है सेक्सुअल ऑर्गन, वो तो कहीं भी हो सकती है डिजीज। ठीक है, तो फिर अभी इस तरीके से आप मेरे नोट्स देखोगे ना, ये बिल्कुल आपको एकदम क्लियर करेंगे, एक एक फॉर्मेट आपको बेयर एक्ट खोल के भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेयर एक्ट से बनाए हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कि आपको, क्योंकि कई बार होता है हमें बेयर एक्ट से देख के चीजें समझ नहीं आती, उसमें बहुत ही मतलब ऐसा लिखा होता है सेंटेंस के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद सेंटेंस, तो हमें मार्क करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपके उसी के हिसाब से नोट्स बनाए, दैट यू डोंट हैव टू ओपन द बेयर एक्ट। अगला चलते, किसी ने एक स्पाउस ने सन्यास ले लिया, उसने पूरी दुनिया वगैरह छोड़ दी, और किसी ने किसी के बारे में, उसका पति या पत्नी के बारे में 7 साल से ना सुना, ना उसको किसी ने देखा, ना उसके रिश्तेदार ने, ना फ्रेंड ने, ना उसको किसी ने देखा, ना उसके बारे में किसी ने सुना। अब कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिसपे खाली वुमेन डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दैट आर अवेलेबल ओनली टू वुमेन।
तो इस पे खाली वुमेन डाइवोर्स ले सकती है। तो अब आता है कन्विक्शन ऑफ हस्बैंड फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस। जैसे कि हस्बैंड का कन्विक्शन, हस्बैंड इनमें से किसी भी हस्बैंड को कन्विक्ट कर लिया गया है, यानी कि हस्बैंड ने कोई अपराध किया है, हस्बैंड ने कोई ऑफेंस किया है। कौन सा ऑफेंस किया? सेक्सुअल ऑफेंस किया है। और सेक्सुअल ऑफेंस में हस्बैंड ने किसके साथ रेप किया है, किसी इंसान के साथ सोडोमी की है, मेल के साथ भी हो सकता है, ठीक है, खाली मेल और मेल, और बेस्टिलिटी है विथ एनिमल के साथ। तो इसमें से कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस अगर हस्बैंड ने किया है तो वाइफ उस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकती है। सो देखिए कितना क्लियर है। आप अगर मेरे चार्ट्स वगैरह को देखोगे तो इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब हम चलते हैं सेक्शन 13(1)(a) पे कि ये आपका रीड थ्रू सेक्शन है, मैं आपको इसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, और अगर आपको इसके इस पे कुछ मेरा आपको कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे को lawminds13@gmail.com पे मेल कर सकते हैं विद द सब्जेक्ट हिंदू लॉ नोट्स, और मैं आपको शेयर कर दूंगी। इस पे मैं आपको अभी को इस पे कुछ समझाने के लिए नहीं है, बहुत सिंपल मैंने नोट्स की तरह इसके से लिखा है, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट पे कि कैसे डाइवोर्स। देखो अब आप इतना ये बिल्कुल बेयर एक्ट की लैंग्वेज, मैंने आपको डिफरेंस बताने के लिए किया, ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, सेक्शन 1(2), इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, दिस इज ऑल। अब ये मैंने इसका बना दिया चार्ट, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ोगे तो बहुत बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। मैंने इसका बना दिया चार्ट, अब मैं आपको इस चार्ट से समझाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आप कभी भी अगर आपको म्यूचुअल कॉन्सेंट का प्रोसेस जानना है कैसे होता है, तो सिर्फ आप ये चार्ट देखोगे ना, यू विल गेट टू नो। आपको यहाँ पे पढ़ के इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं याद करें यार क्या था 6 मंथ से 1 ईयर तक, कैसे एप्लीकेशन थी, फर्स्ट एप्लीकेशन से क्या थी, आपको कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका चार्ट ये रहा, देखो 1 साल तक के अंदर एप्लीकेशन, डाइवोर्स की एप्लीकेशन देने से पहले 1 साल के लिए कपल को, शादीशुदा जो हस्बैंड एंड वाइफ है, अलग अलग रहना पड़ता है, उनके बीच में कोई भी मैरिटल रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए। फिर उस 1 साल के बाद वो क्या करेंगे, पहली एप्लीकेशन अपनी कोर्ट में डालेंगे। तो पहली एप्लीकेशन जब वो कोर्ट में डालते हैं तो फिर कोर्ट उनको देती है 6 महीने का टाइम, कूलिंग पीरियड इसको कहते हैं, कि इंडिया में है कि शादी को हम जब तक बचा सके तो बचा के रखे। तो कोर्ट उनको और 6 महीने का टाइम देती है कि तुम सोच लो एक बार, और अगर तुम्हें सही लगता है तो मतलब डाइवोर्स रुक जाए किसी तरीके से, ठीक है। फिर वो 6 महीने पार हो जाते हैं, वो 6 महीने खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर से सेकेंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, कब? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कूलिंग पीरियड, 6 मंथ्स हमारा कूलिंग पीरियड है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर डाइवोर्स मिल जाता है। तो यानी कि आपको मिनिमम 1.5 साल अलग रहना पड़ता है, और 1 साल के अंदर आपको पहली एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसके बाद 6 महीने आपको फिर अलग रहना पड़ता है, फिर आपको सेकेंड एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और फिर डाइवोर्स मिल जाता है। दिस इज द म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। और कंटेस्टेड डाइवोर्स में तो सालों साल केस चलते रहते हैं, उसका कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है। तो आप अब देखोगे मैंने कितना सिंपल चार्ट बना रखा है, अगर आप कभी भी इसको खोल के देखोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। अब हम इसके केस लॉस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें केस लॉ है अमरदेव सिंह वर्सेस हरमिंदर कौर सिंह। सी देखो गाइडलाइंस वगैरह मैंने लिखी है, आपको नोट्स में मिल जाएगी, नोट्स में कहीं और नहीं, सिर्फ मेरे नोट्स में मिलेगी, तो ये आपको मिल जाएगी। लेकिन मैंने अलग से ये रेड में आप देख रहे हो तो इसका क्रक्स लिखा है, ताकि आप अपनी जुडिशरी के एग्जाम में, एलएलबी के एग्जाम में इसको अलग से हाईलाइट या अंडरलाइन करके लिख दोगे ना, तो उसको पता लग जाएगा, आपको पता है इस केस में क्या है, और वो आपको यहीं से मार्किंग कर देगा। यू वो क्योंकि एग्जामिनर कभी भी पूरा आंसर नहीं पढ़ता, वो सिर्फ मेन मेन चीजें दिखता है, उसको जितना दिखता है वो उतने के ही मार्क्स देता है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो देखो मैंने प्रक्स लिख रखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और आप अपने ऐसे लिखोगे तो इसमें ये चीज है, अंडरलाइन कर दोगे तो उसको समझ आ जाएगा, उसको पता है। तो देखो इस केस में क्या हुआ था, जो कूलिंग पीरियड था उसको वेव कर दिया गया था, जैसे कि अभी मैंने आपको एक बैंगलोर वाला केस बताया था। इसी तरीके से और भी केस हुए जिसमें कोर्ट ने देखा कि भाई इनकी शादी को कूलिंग पीरियड देने का कोई भी फायदा नहीं है, इनकी शादी अभी खारिज कर देते हैं, क्योंकि ये आपस में टाइम दे नहीं पाएंगे, तो बिन मतलब इनको 6 महीने का और टाइम देके इनको परेशानी करने की फिर सेकंड एप्लीकेशन दे। तो फिर उसमें क्या कर दिया, कूलिंग पीरियड इस केस में वो कर दिया,
वेव ऑफ कर दिया। ये डायरेक्टरी प्रोविजन है, कंडीशन टू कंडीशन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन बेस करेगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हर केस में कूलिंग पीरियड वेव ऑफ हो जाएगा। इट विल डिपेंड ऑन द केस एंड सिचुएशन, जैसे ही बैंगलोर के कपल का मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आप इसकी जो कंडीशन पढ़ोगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि इस केस में क्या क्या था। हैज ऑर्डर डीलिंग विद कैन वीव स्टैचू अंडर आफ्टर मतलब कि स्टैच्यूटरी जो पीरियड है 6 महीने का कूलिंग पीरियड, आप उसको वेव ऑफ कर सकते हो ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ये मैंने यहाँ पे लिखी है, आपको मैं आप मेरे नोट्स मांगोगे तो आपको उसमें मिल जाएगी, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है तो मैं आपको इसका क्या ही समझाऊं। अब हम अगला आता है डाइवोर्स बाय इरेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। कि शादी देखो लिखा है ना ब्रोकन डाउन बियॉन्ड रिपेयर एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ रिकंसाइलेशन बिटवीन द स्पाउसेस, तो डाइवोर्स ग्रांट कर सकते इरेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है जो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका वन वर्ड का एमसीक्यू जरूर आपके जुडिशरी के एग्जाम में बन सकता है। अब आप देखो, अब इसमें भी ये पूछ सकते हैं कि लॉ कमीशन ने अपनी कौन सी रिपोर्ट में इस इरेटिव ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड को रिकमेंड किया था, तो इसको किया था 71st रिपोर्ट। अब कई बार क्या करते हैं वो न्यूमेरिकल नहीं पूछते, तो पूछते कि इस इस ग्राउंड को इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को किसने रिकमेंड किया था, लॉ कमीशन। तो आपके ऐसे ही दो दो नंबर के एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं जुडिशरी में, और जुडिशरी में आप सबको पता है एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम अगला देखते हैं। नो एप्लीकेशन कुड बी फाइल फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। 1 साल के अंदर शादी के आपको कोई भी आप डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, बट लॉ इज नॉट विदाउट एक्सेप्शन। तो इसलिए तो एक्सेप्शन इज मैटर टू द सिचुएशन टू सिचुएशन इन द लॉ, बिकॉज लॉ ऑलवेज इंटरप्रेट्स, लॉ हमेशा इंटरप्रेट होता रहता है। ठीक है, अब जो भी मैरिज रिलेटेड कस्टडी होगी कोई भी वो चलेगी, इसके इस तरीके से डाइवोर्स को कोई भी इसके वो ट्रायल वगैरह चलेगा तो किसमें होगा, इन कैमरा, इन प्राइवेसी, प्राइवेसी में होगा। ठीक है, अच्छा आपने कभी सोचा कि ये जो इन कैमरा लिखा होता है तो क्या कोई कैमरा लगता होगा कोर्ट में? नहीं, इसका मतलब होता है कि प्राइवेट होगा उस टाइम कोर्ट के अंदर अंडर, और कोई नहीं होगा, कोई बाहर की पब्लिक नहीं होगी। ठीक है, जिनका केस से ताल्लुकात है, जिनके केस से मतलब कि कुछ है, मतलब केस में उनकी फेवर है, या फिर के दे आर पार्टीज टू द केस, वही कोर्ट के अंदर होगी और कोई नहीं होगा, कोई कैमरा वगैरह नहीं लगता। ठीक है, अब अगला केस है इसमें नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और पॉइंट सेक्शन 14 में लिखे ही आपका डाइवोर्स आज कंप्लीट हो जाएगा, बस ये दो सेक्शंस और है एंड द टॉपिक ऑफ डाइवोर्स विल बी कंप्लीटेड देन। तो सेक्शन 14 कहता है कि कुछ और पॉइंट्स रिलेटेड कि डाइवोर्स की टिल 1 ईयर ऑफ मैरिज कोई भी एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन डाइवोर्स की कहाँ फाइल होगी, ये क्वेश्चन जुडिशरी में बन जाता है। एप्लीकेशन डाइवोर्स की कहाँ फाइल होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। ठीक है, ऑल प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड इन कैमरा इन प्राइवेट। ये क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं छोटे छोटे, क्योंकि क्या होता है ना इन पे कोई ध्यान नहीं देता इतना, तो फिर यहीं से वो क्वेश्चंस उठा लेते हैं बच्चों के टेस्ट करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। जिनकी शादी हो गई, अभी हस्बैंड उन्होंने वो तलाक कर लिया हो गया, अब उनको एक दूसरे से फिर से शादी करनी है, तो हम देखते हैं वो कब शादी कर सकते हैं। When a marriage has been dissolved by a decree, either there is no right of appeal against the decree or there is a, if there is, अगर देखो शादी डिसॉल्व हो गई है डिक्री से, डाइवोर्स की डिक्री दे गई है और उसमें कोई अपील नहीं है। ठीक है, और अगर अपील का राइट दिया गया है तो किसी ने भी अपील नहीं की है, जितने टाइम तक अपील कर सकते हो उस टाइम पे किसी ने भी अपील नहीं की, और अगर अपील कर भी दी किसी ने तो अपील डिसमिस हो गई। ठीक है, देखो दो कंडीशन है इसमें, एक तो डाइवोर्स आपको मिल गया और आपने अपील नहीं की तो फिर आप शादी कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, डाइवोर्स मिल गया और आपको अपील नहीं मिली और आपने आप अपील का आपको वो नहीं मिला प्रोविजन, आपने शादी कर लिया, आप कर सकते हो। और अगर आपको अपील का प्रोविजन मिला है तो आप में से किसी ने भी अपील नहीं करी, अपील के टाइम को, अपील का जितना टाइम होता है उस टाइम तक किसी ने भी अपील नहीं करी, और अपील का जब टाइम एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद आप शादी कर सकते हो। और अगर अपील किसी ने कर भी दी एक पार्टी ने और वो डिसमिस हो चुकी तो उसके बाद जब आपका मन करे आप शादी कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं ना इसका क्या करूंगी,
मैं इसका वो भी बनाऊंगी, एमसीक्यूज बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जो प्रीवियस ईयर की जुडिशरी आते हैं और अपने हिसाब से जो नई जुडिशरी क्वेश्चन क्वेश्चन दैट कैन कम, ठीक है। तो फिर आप जब करोगे इसको, इसका हम एक ऐप लॉन्च करेंगे जल्दी लॉ माइंड्स का, तो फिर उस पे आपको ये सारे एमसीक्यूज, नोट्स, पीडीएफ, लेक्चर सब आपको एक जगह मिलेगा। और अगर आपको अभी नोट्स चाहिए तो प्लीज आप मेरे को मेल कर सकते हैं lawminds13@gmail.com। और प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट पे जुडिशरी और एलएलबी एग्जाम को खास ध्यान में रखते हुए ऐसी लेक्चर सीरीज लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड फॉर गिविंग मी योर टाइम। प्लीज कनेक्ट विथ लॉ माइंड्स। थैंक यू सो मच।